नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी, RDNDJ कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग। आज के वीडियो के माध्यम से मैं सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस के एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा और यह विषय है वर्तमान विश्व में ऊर्जा सुरक्षा और उसमें चीन की भूमिका। आप सबको पता है कि आधुनिक विश्व जो है वो औद्योगिकरण और विज्ञान का विश्व है और इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड को चलाने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के रूप में ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ी। तीसरी दुनिया के जो देश उपनिवेशवाद के उपरांत स्वतंत्र हुए, वहाँ भी औद्योगिकरण और तकनीकीकरण की नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पूरे विश्व में महसूस की जाने लगी। और आप सबको पता है कि 1950-60 के दशक तक ऊर्जा आवश्यकताएं दो स्रोतों से मुख्य रूप से पूरा होती थी। एक था कोयला और दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पूरे विश्व राजनीति पर जब आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि 1945 से लेकर के 1990, जिसे हम शीत युद्ध काल कहते हैं, उस शीत युद्ध काल में दो जो वैचारिक ध्रुव थे, एक का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथ में था। उन दोनों के बीच शीत युद्ध की एक वास्तविक वजह जो थी वो ऊर्जा स्रोतों पर कब्जे को लेकर के उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता भी थी। जब आप इस नज़रिए से शीत युद्ध काल को परखने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ऊर्जा सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण आधार रहा। चाहे वो किसी भी बड़े राष्ट्र की विदेश नीति हो, चाहे अमेरिका की विदेश नीति हो, चीन की विदेश नीति हो, सोवियत संघ की विदेश नीति हो, या वर्तमान में रूस की विदेश नीति हो, या भारत की विदेश नीति हो, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा स्रोतों का निरंतर निर्यात ये प्रत्येक राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चिंता है। आपको पता है कि भारत और चीन जनसंख्या के लिहाज से दो प्रमुख देश हैं और इनकी जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका लगभग 70 से 80% विदेशों से आयात होता है। और उन ऊर्जा आवश्यकताओं, ऊर्जा स्रोतों में से ज़्यादातर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में। आपको पता है कि पेट्रोलियम का उत्पादन और उसकी उपलब्धता वो ज़्यादातर ऐसे देशों के हाथ में है जहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर हैं। आप सही समझ रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा हूँ अरब वर्ल्ड की। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी डिपॉजिट्स हैं दुनिया में, उसका लगभग 60% के लगभग इस अरबी मरुस्थल में है। और दुनिया के जो ऊर्जा स्रोत, खास करके पेट्रोलियम के जो बड़े उत्पादक देश हैं वो ज़्यादातर अरब के देश हैं। अब इन देशों से पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करना, ये चीन की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति, इन तीनों की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है।
अब आप कहेंगे कि ऊर्जा की आवश्यकता या संतुलित दर पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता हमारे राष्ट्र की सफलता के लिए आवश्यक है। भारत की तरह चीन भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 70 से 80% आयात करता है, और इन आयात किए जाने वाले जो ऊर्जा स्रोत हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो उसके पड़ोसी देश रूस से आता है या फिर अरब देशों से आता है। बाकी लैटिन अमेरिकन देश और अन्य देशों से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को चीन प्रेफरेंस नहीं देता है, क्योंकि वो पेट्रोलियम पदार्थ जब आयात होकर के चीन आता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए चीन की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार यह है कि वह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर सहित जितने भी समुद्री मार्ग हैं उन समुद्री मार्गों पर अपना कब्जा, अपना वर्चस्व बना करके रखना चाहता है। और जब आप हाल के घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर में और दक्षिणी चीन सागर, चीन और अमेरिका और चीन और भारत की नौसेनाओं के बीच हाल के वर्षों में विवाद की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई। जब आप इन विवादों को ऊर्जा सुरक्षा के नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो ऊर्जा स्रोत हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो समुद्री रास्ते से चीन पहुंचते हैं। ज़्यादातर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो समुद्री रास्ते से ही भारत आते हैं, और हिंद महासागर सहित अन्य समुद्री रास्तों पर इन ऊर्जा विकल्पों की स्वतंत्र आवाजाही को सुनिश्चित करना चीन की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कल कारखानों को चलाने के लिए गाड़ियों, मोटर बसों, कार इत्यादि को चलाने के लिए सस्ते दरों पर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। आपको पता है कि भारत की तरह चीन के पास भी कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन भारत की तरह चीन के पास भी पेट्रोलियम पदार्थ उतनी अधिक मात्रा में अपने देश में उपलब्ध नहीं है जितनी कि उसको आवश्यकता है। इसलिए चीन की विदेश नीति इस बात पर केंद्रित रही है कि वह उन देशों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखे जो पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादक और उसके निर्यातक देश हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि चीन का ओपेक कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ओपेक के साथ चीन हमेशा मधुर संबंध बना करके रखता है, जबकि ओपेक में प्रायः वही देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकार या तो कम है या है ही नहीं। अब आप देखिए कि गैर लोकतांत्रिक चीन का ओपेक के ज़्यादातर गैर लोकतांत्रिक देशों के साथ बड़े ही घनिष्ठ और अच्छे संबंध हैं। इसके विपरीत जब आप भारत और अन्य देशों से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न कारणों से ओपेक कंट्री के साथ भारत और यहाँ तक कि अमेरिका के भी संबंध चीन की तुलना में उतने अच्छे नहीं। अब इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि चीन वैचारिक रूप से ओपेक कंट्री के करीब है और भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक और मानवाधिकार को महत्व देने वाले देश होने के कारण इन ओपेक कंट्री जो कि प्रायः गैर लोकतांत्रिक है उनके साथ उनके संबंध उतने मधुर और वैचारिक रूप से उतने घुले मिले नहीं हैं जितने कि चीन के साथ। तो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व और ऊर्जा क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमेरिका और भारत एक साथ आ रहा है।
और आप देखेंगे कि हिंद महासागर में और दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका और भारत ने संयुक्त नौसेना अभ्यास भी किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऊर्जा आवश्यकता ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि अभी देखिए कि पूरा दुनिया कोरोना संकट से गुजर रहा है। इस संकट के दौरान जो क्रूड ऑयल है उसका जो प्राइस इंडेक्स है वो क्रैश कर गया। अभी एक सप्ताह पहले अमेरिका में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो निगेटिव में था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकली अगर आप अमेरिका में क्रूड ऑयल लेने जाते हैं, कच्चा तेल लेने जाते हैं, तो आपको तेल और ड्रम के साथ साथ जो सप्लायर है वो कुछ पैसा भी देगा। अर्थात कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया में जो पेट्रोलियम पदार्थ की एक महत्ता थी ऊर्जा आवश्यकता के रूप, आज वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ज़्यादातर ओपेक देशों ने अपने उत्पादन को घटा दिया है। इसके बावजूद कच्चे तेल का जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ही कम हो गया है। और वो इतना कम हो गया है कि अब कच्चा तेल बेचना इस समय प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं। अब ये एक नई समस्या को जन्म दे। अगर कच्चा तेल का उत्पादन प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहेगा तो कोई देश कच्चे तेल को ज़मीन के अंदर से क्यों निकालेगा? और जब कच्चे तेल को ज़मीन के अंदर से नहीं निकालेगा तो फिर कच्चे तेल की उपलब्धता दुनिया के विभिन्न देशों में प्रभावित होगी और निश्चित रूप से उससे जो है ऊर्जा सुरक्षा पूरे विश्व की प्रभावित होगी। अब कच्चे तेल का दाम घटना सामान्य रूप से भारत और चीन जैसे देशों के लिए खुशखबरी थी, लेकिन कच्चे तेल का दाम एक लेवल तक मेंटेन रखना ताकि कच्चे तेल का उत्पादन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, ये भी भारत और चीन और अमेरिका के हित में। अगर कच्चे तेल का दाम इतना कम हो जाएगा कि कोई भी देश जिसके पास कच्चे तेल का भंडार है वो उसका उत्पादन नहीं करेगा तो फिर हमें कच्चे तेल कहाँ से मिलेगा? इसलिए आने वाले समय में पोस्ट कोरोना पीरियड में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके उभरने जा रहा है कि क्या ओपेक के नेतृत्व में कच्चे तेल का जो मार्केट दुनिया में इतना प्रभावशाली था, क्या कोरोना संकट के बाद कच्चे तेल का दाम फिर से ऊपर की ओर चढ़ेगा, या दुनिया की ऊर्जा आवश्यकता को ध्यान में रख करके ओपेक ने जिस तरह से अपने उत्पादन को कम कर दिया है कोरोना संकट के बाद, क्या दुनिया के अन्य देश ओपेक देशों पर दबाव डालेंगे कि वो अपने उत्पादन को कोरोना संकट से पहले के उत्पादन स्तर तक ले जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान विश्व की ऊर्जा आवश्यकता का एक बहुत बड़ा भाग 60 से 70% भाग पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भर है। और जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प और उस विकल्प को उपलब्ध कराने वाली तकनीक सस्ती नहीं होती तब तक पेट्रोलियम पदार्थों पर दुनिया की निर्भरता निरंतर जारी रहेगी। और ऐसे में भारत और चीन जैसे देश जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 70 से 80% भाग विदेशों से आयात करते हैं, उनके लिए पूरे दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस संदर्भ में अगर आप चीन की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझेंगे तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को समझने में समर्थ होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो
यूट्यूब पर लोड होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए वीडियो को छोटा रखना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।